आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची है। ये किस्सा सीधे हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है और ये उनके अपने परिवार के साथ हुआ था। चलिए चलते हैं साल 2004 में और जानते हैं उस डरावनी हकीकत को जो आज भी उनके जहन में जिंदा है। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है जो उस परिवार ने खुद बताई है। मतलब ये कोई बीती हुई बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा साया है जो आज तक पूरी तरह से गया ही नहीं है। चलिए इस पूरे रहस्य को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी हमें ले जाती है साल 2004 में, मुंबई के पास एक इलाके वसई में, जहां एक शादीशुदा जोड़ा अपनी एक सीधी सादी सी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। ये कहानी है राजेश और स्मिता की। दोनों अपने पहले बच्चे के आने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब देखिए, उस वक्त का वसई आज जैसा बिल्कुल नहीं था। ज्यादातर कच्ची सड़कें थीं, छोटे छोटे घर थे और रात होते ही चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। उनकी जिंदगी एकदम नॉर्मल चल रही थी और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। अब बात करते हैं उस एक रात की, जब एक मामूली सी लगने वाली सैर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ बन गई। तो हुआ ये कि मई 2004 की एक रात थी। करीब 10 बज रहे थे। डिनर के बाद दोनों यूं ही टहलने के लिए निकल गए। चलते चलते वो एक पुराने बिल्कुल खंडर जैसे बंगले के पास पहुंचे। पता नहीं क्यों पर स्मिता बहुत अजीब तरह से उस बंगले को घूरने लगी और ठीक उसी वक्त वो पास के एक पेड़ के नीचे से गुजरी। राजेश ने उसे टोका भी, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस उस रात के बाद स्मिता का बर्ताव धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे बदलने लगा। एक ऐसा बदलाव जिसे शुरुआत में तो कोई समझ ही नहीं पाया। ये बदलाव वाकई में बहुत डरावना था। सोचिए, जो स्मिता पहले इतनी शांत और प्यार करने वाली थी, अब वो या तो चुपचाप बैठी रहती या फिर बिना किसी वजह के जोर जोर से गुस्सा करने लगती। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो राजेश को अपने पास तक नहीं आने देती थी। अगर राजेश कभी उसके पास बैठने की कोशिश भी करता तो वो तुरंत वहां से उठकर चली जाती। अब डर का यह सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा था। पहले तो स्मिता को रात में भयानक सपने आने लगे। उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे घूर रहा है, या कभी कभी तो जैसे किसी ने उसे छुआ हो। फिर राजेश ने भी नोटिस किया कि रात को सोते समय स्मिता के ऊपर से कंबल अपने आप खिसक जाता था। जब राजेश ने ये बातें घर में बताईं तो सबने इसे प्रेगनेंसी का स्ट्रेस कहकर टाल दिया। लेकिन स्मिता की मां ने एक पुराना टोटका आजमाने को कहा कि रात को स्मिता के तकिए के नीचे एक नींबू रख दो। और उसी रात करीब 3 बजे कुछ ऐसा हुआ जिससे राजेश के होश उड़ गए। स्मिता अचानक नींद से उठकर बैठ गई और एक बहुत भारी मर्दाना आवाज में बोली, तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? और ये कहते हुए उसने तकिए के नीचे से वो नींबू निकाला और उसे एक ही हाथ से मसल कर रख दिया। उस वक्त राजेश को समझ आ गया ये स्मिता नहीं थी, ये कोई और था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां वो चीज, वो साया पहली बार अपना असली और सबसे भयानक रूप दिखाने वाला था। हुआ यूं कि एक रात स्मिता ने अचानक राजेश को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो बिस्तर से उछलकर दूर जा गिरा। राजेश पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि स्मिता के नाजुक से शरीर में इतनी ज्यादा ताकत होना नामुमकिन था। राजेश अभी इस धक्के से संभल भी नहीं पाया था कि उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसने मानो उसका खून ही जमा दिया। स्मिता के पैर बिस्तर पर नहीं थे, वो धीरे धीरे हवा में उठ रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। बस इस एक पल ने राजेश के मन के सारे शक यकीन में बदल दिए। और फिर स्मिता के मुंह से वही भारी मर्दाना आवाज गूंजी। उस आवाज ने साफ साफ धमकी दी कि स्मिता अब हमेशा के लिए उसकी है और वो उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी मार डालेगा। अब ये सिर्फ एक अनजाना साया नहीं था, ये एक जानलेवा खतरा बन चुका था। इस भयानक घटना के बाद राजेश ने फौरन स्मिता के घर वालों को बुलाया। अब किसी को कोई शक नहीं था, सबको यकीन हो गया था कि ये मामला डॉक्टरी समझ से कोसों दूर है। और देखिए, जब सारे तर्क और विज्ञान खत्म हो जाते हैं तो इंसान भरोसे और आस्था का दरवाजा ही खटखटाता है। उन्होंने एक जाने माने तांत्रिक और एक मौलवी को बुलाने का फैसला किया। और जैसे ही तांत्रिक ने घर के अंदर कदम रखा, उन्होंने आंखें बंद की और उनका पहला वाक्य था, यहां तुम लोगों के साथ कोई और भी रह रहा है। उन्होंने सीधा स्मिता की तरफ इशारा करते हुए बताया कि इसके साथ एक बहुत पुरानी और भटकती हुई आत्मा है। उस रात घर में एक तरफ मंत्रों और दूसरी तरफ दुआओं का सिलसिला शुरू हुआ।
जैसे जैसे हवन का धुआं और मंत्रों की गूंज तेज होती गई, स्मिता की हालत बिगड़ती चली गई। वो बेतहाशा चिल्ला रही थी। कभी वो किसी वहशी की तरह जोर जोर से हंसती तो कभी फूट फूट कर रोने लगती। उसे काबू में रखना तक मुश्किल हो रहा था। और फिर जैसे ही उस पर गंगाजल छिड़का गया, एक आखिरी जोरदार चीख के साथ वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब सब कुछ शांत हुआ तो तांत्रिक ने राजेश को एक बहुत सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वो आत्मा अभी के लिए तो चली गई है, पर उसका असर, उसका साया पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और स्मिता को किसी भी हाल में दोबारा कभी भी उस पुराने बंगले और उस पेड़ के पास नहीं जाने देना है। तो उस खौफनाक रात के बाद आखिर हुआ क्या? क्या सब कुछ पहले जैसा हो गया? कहानी का ये आखिरी हिस्सा हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। खैर, वक्त के साथ साथ चीजें नॉर्मल होने लगी। स्मिता की तबीयत में भी सुधार आ गया और कुछ महीनों बाद उसने एक बिल्कुल स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। राजेश को लगा कि शायद वो बुरा सपना अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परिवार का कहना है कि आज भी सालों बाद कुछ खास रातों में, खासकर अमावस्या की रात को, स्मिता का व्यवहार थोड़ा बदल जाता है। कभी-कभी वो नींद में कुछ बुदबुदाने लगती है और बस एक पल के लिए उसकी आवाज फिर से वैसी ही भारी हो जाती है। और यही वो सवाल है जो आज भी उस परिवार के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। क्या वो बुरी आत्मा वाकई पूरी तरह से चली गई थी, या फिर वो बस सही मौके का इंतजार करते हुए कहीं खामोश हो गई है? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है।